हाँ जी, चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं जिससे कि हमें और क्लियर होगा कि हाइपर कॉन्जुगेशन का क्या चक्कर होता है। हाँ जी, तो बेसिकली प्रायोरिटी वाइज है ना, जैसा कि टाइमिंग होगा है ना, ये लेक्चर एक ही दिन रिकॉर्ड हो रहा है, आपको 2 पार्ट में हो सकता है मिले है ना, हो सकता है कि यही पार्ट आप सेकेंड पार्ट में देख रहे हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक, फ्यूचर की बातें। तो अगर मैं एक और एग्जांपल लिख के आपसे पूछूं कि सर क्या कंडीशन है ना, तो ज़रा आप बताना। ठीक, मान लीजिए कोई इस तरीके का कार्बोकैटायन है, ठीक है, जिसके पैरा पोजीशन पे तो CH3 है, ठीक है, और वही अपना एक बेंजाइल कार्बोकैटायन है जिसके पैरा पोजीशन पे CD3 है, B वाला। ठीक है, तो इस केस में किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी? तो मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि सर जो स्टेबिलिटी है, बेसिकली स्टेबिलिटी जो है ना, स्टेबिलिटी, हाँ जी, जो स्टेबिलिटी है वो तो सर A वाले की ग्रेटर होगी B से, क्योंकि सर यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। ठीक, एंड हाइपर कॉन्जुगेशन के केस में तो CH3 डोमिनेट करता है CD3 से। हाँ जी, अब ये हाइपर कॉन्जुगेशन हो कैसे रहा है ना, मैं इसी बात को थोड़ा सा समझा देता हूँ जिससे कि आपको अब इस टाइप के एग्जाम्पल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, यानी कि सर देखें, मतलब कि मैं बोल रहा हूँ कि सर इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन है, अगर आप पूछो कैसे है तो मैं उस बात को समझा रहा हूँ कि इस केस में हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे हो रही है। ठीक है ना, तो देखो आप जरा CH3, मुझे पता है कि ऐसा केस जब होता है तो इस तरीके से मेरे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती है। क्यों याद है, बॉन्ड ब्रेक होगा ऐसे, तो CH2 डबल बॉन्ड, एंड मुझे पता है कि इस कार्बोकैटायन के केस में ऑर्थो और पैरा पे पॉजिटिव चार्ज आता है ना, तो बेसिकली पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड एंड देन यहाँ पर CH3। अब इसका फिर से एक हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, हाइपर कॉन्जुगेटिंग बोल रहा हूँ मैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा है ना, जहाँ पर ये बॉन्ड कैसे होगा सर, ये बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा। तो आप देखो पॉजिटिव चार्ज CH3 डबल बॉन्ड, ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड। हाँ जी, फिर से अपना एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो कि हम अभी तक पढ़ते आए हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक, बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो गया है ना, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, डबल बॉन्ड, ये था ही डबल बॉन्ड, हाँ ठीक, ऐसे ये क्या हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज ऐसे हो गया, ठीक है, ये जो है ना तो ठीक है, तो इसको ऐसे तोड़ना है। हाँ, तो सर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज देन अवर डबल बॉन्ड, ठीक, ऐसे। एंड हमें पता है कि अगेन जब ये बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक होता है तो अपना जो CH2 पे प्लस है, ठीक, एंड अवर यहाँ पर देखिए ये चीज़ें हम लोग पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। ठीक, पॉजिटिव चार्ज एंड देन अवर ये ऐसा, यानी कि सर है ना 1 2 3 4 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती हैं, 5 RS होता है ना, पिछली क्लास की बातें जो हमने पढ़ा था। ठीक है, ऐसे एरो का मूवमेंट एक बार मैं चेक कर लूँ, ठीक, ये चीज़ अब देखिए, बेसिकली यहाँ दिख रहा है आपको कार्बोकैटायन का पड़ोसी एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, ये क्या है सर, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। ठीक है, तो इस केस में हाइपर कॉन्जुगेशन होती है एंड ये एक प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन है ना, CH3 का केस है तो ऐसे। ठीक है, ये अब देखें आप, ठीक है, ये A वाला एग्जाम्पल था, A वाला एग्जाम्पल। ठीक, ऐसे में B वाले में आपको समझा सकता हूँ कि देखो आप मेरा CH2 प्लस, अब आप समझ चुके हो मेरे ख्याल से, लेकिन मैं आपको ज़रा एक बार समझा दूँ, CD3, ठीक,
अब आपको पता है ना कि ऐसे बॉन्ड से ब्रेक होता है तो फिर यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड आता है। ठीक, अब ये काम हम लोग बार बार कर चुके हैं। ठीक, तो है ना, ज़्यादा आप इस पे नहीं बोलोगे। ठीक, ऐसे ब्रेक हो गया तब, यानी कि सर ये वाला काम थोड़ा सा टाइम टेकिंग वाला है। पॉजिटिव चार्ज CD3, ठीक है, डबल बॉन्ड। ठीक, अब ये सर ऐसे ब्रेक हो जाएगा तो सर यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड, हाँ जी, तो सर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक, डबल बॉन्ड। ठीक, यहाँ डबल बॉन्ड था ना, डबल बॉन्ड। ठीक है, देन अबर, ठीक है, देन अबर यहाँ पर CD3। ठीक, नेक्स्ट मैं कहाँ बना दूँ, यहाँ पर। ठीक है, फिर अपना ये बॉन्ड इधर आएगा, हाँ जी, तो इसका एक और RS बन जाएगी तो सर CH2 पे प्लस। ठीक है, अब पता नहीं नीचे जगह है या नहीं। ठीक, नीचे पता नहीं आपको दिख रहा है नहीं, वो चेक करना पड़ेगा। एंड मेरा यहाँ पे सर दिख रहा है, क्यों, यहाँ बना दूँ, चलिए, दिख रहा होगा आपको मेरे ख्याल से, इतना तो नहीं है। ठीक है, यहाँ बना देता हूँ, देखो। ठीक, तो अब जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो CH2 पे प्लस हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड। फिर अपना पाई बॉन्ड की पोजीशंस चेंज हो गई है यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो। फिर अपना यहाँ पर CD3। ठीक, तो इस पूरे एग्जाम्पल में क्या चेंज आया है, कहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन है, तो जब इस पैरा वाले पोजीशन पर कार्बोकैटायन आता है, हम जानते हैं कि अगर बेंजाइल कार्बोकैटायन है तो वो बेंजीन रिंग में ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करता है। एंड हर ऑर्थो एंड पैरा वाली पोजीशन पे, ऑर्थो एंड पैरा वाली पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक, तो इस केस में ही क्या है सर, हाइपर कॉन्जुगेशन है, प्लस Hc। समझ में आ गया, मतलब कि इस केस में अलग अलग RS बनेगी। उस RS में जब पैरा पे पॉजिटिव चार्ज होता है तब मेरे पास ना एक एक्स्ट्रा एडवांटेज हो गया हाइपर कॉन्जुगेशन का। ठीक है, तो अब बोलो प्लस Hc यहाँ पर भी है, प्लस Hc यहाँ पर भी है ना, इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है। क्यों ऐसे 3 अल्फा हाइड्रोजन, सर कैसे, इससे जो डायरेक्ट कार्बन लगा ना, जो डायरेक्ट कार्बन वो sp3 होना चाहिए, 3 अल्फा हाइड्रोजन। आप बोलोगे सर यहाँ भी तो कार्बन है, तो sp3 नहीं है ना, ये चीज़। नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट यहाँ पे देख लो आप, है ना, यहाँ पर क्या है सर, यहाँ पर 3 अल्फा ड्यूटीरियम है, 3 अल्फा ड्यूटीरियम है ना, जो D लगा है उससे, है ना। तो सर मुझे तो पता है कि सर हाइपर कॉन्जुगेशन के केस में, है ना, CH3 डोमिनेट करता है CD3 के से, है ना, तो इस केस में सर A ग्रेटर देन B, है ना। यानी कि कभी भी जब ऐसा केस आ जाए तो उस केस में मुझे पता है कि सर इस तरीके के RS बनेगी, है ना। उस केस में जब पैरा पे पॉजिटिव चार्ज आता है तब मेरे पास हाइपर कॉन्जुगेशन होती है। एंड मुझे सिंपल सा पता है कि आइसोटोप्स के केस में, है ना, हाइपर कॉन्जुगेशन वाली स्टेबिलिटी कम हो जाया करती है। ठीक, अगर आप गौर से सोचो तो यहाँ पे प्लस I भी लग रहा था, तो CH3 का प्लस I भी था, लेकिन प्लस I से ज़्यादा, है ना, ग्रेटर कौन है, हाइपर कॉन्जुगेशन है, प्लस Hc। ठीक, तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक क्लियर है। इसके साथ एक फ़ोटो, ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक क्लियर है। और यहाँ पर जो भी आपकी, है ना, तकलीफ़ें थी मैंने दूर कर दी। चलिए, तो एक, है ना, एक एक्सेप्शन है बेसिकली। उस एक्सेप्शन की अगर हम बात करें, बेसिकली सर क्या एक एक्सेप्शन है ना सर, एक्सेप्शन किस बात का है, बेसिकली एक्सेप्शन है ना हाइपर कॉन्जुगेशन की वायलेशन का। यहाँ पर भी 5 RS थी, किसी को दर्द हो तो 1 2 3 4 5, ठीक है। देखो वैसे अगर मैं देखा तो 5 RS यहाँ पे, 5 RS वहाँ पे, एक्स्ट्रा एडवांटेज क्या मिल गया, हाइपर कॉन्जुगेशन का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। दरअसल एक एग्जांपल है, जरा मैं आपको बताऊँ, जरा आप देखो, जैसे कि लिखा है CH3 CH2 पे प्लस CCl3, ठीक है, A। B क्या है सर, CH3 CH2 पे प्लस, अरे CH2 CCl3, क्यों,
ये नहीं है सर जी, ये है प्लस CH2CCl3। बेसिकली ये क्वेश्चन है, ठीक है। CH2 पे प्लस है, CH2 CCl3 है, प्लस बीच में CH3CCl3, ठीक। इस केस में आपको बताना है कि, है ना, स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी। तो अगर आप सोचो कि सर यहाँ पे ना, यहाँ पर क्या है, CH3 लगा हुआ है, यहाँ पर देखो आप CH3 यानी कार्बन है ना। बेसिकली हाइपर कॉन्जुगेशन तो हो ही रही है, यानी कि सर यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन तो है, ठीक। एंड इस हाइपर कॉन्जुगेशन के केस में, इस केस में देखिए 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो देयर इज 3 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो आप 2 अल्फा हाइड्रोजन, बेसिकली 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो अगर हम हाइपर कॉन्जुगेशन देखें, और तो हाइपर कॉन्जुगेशन के हिसाब से हम बोल देंगे कि सर जो ए वाला है ना, ए वाला ग्रेटर है बी के कंपेरिजन से, ठीक है। यानी कि सर यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, एंड मुझे पता है कि सर अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा ग्रेटर होता है ना, अल्फा कार्बन के केस में। तो मैं ये बोल दूंगा ये स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा, क्योंकि सर 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन है, तो इससे मेरे पास ए ग्रेटर देन हो गया बी से, ठीक। लेकिन सर ये गलत है ना। क्यों गलत है? बेसिकली ना CCl3 का CCl3 मैं बोलूँ तो CX3, तो जो CX3 टाइप के होते हैं बेसिकली ये माइनस आई शो कर रहे होते हैं, माइनस आई शो कर रहे होते हैं, है ना। एंड माइनस आई क्या करते हैं कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को घटाते हैं। हम जानते हैं ना कि माइनस आई वाला ग्रुप घटाता है, माइनस आई क्या करता है, कम करता है ना। लेकिन एक बात हम जानते हैं कि जो माइनस आई है, यानी कि जो आई इफेक्ट है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट है ना, डिस्टेंस डिपेंडेंट। तो मैं ये बात लिख दूँ जरा, डिस्टेंस डिपेंडेंट। कौन? माइनस आई, मतलब कि जो आई इफेक्ट होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, ठीक है। इसकी बातें सर क्यों कर रहे हैं? बेसिकली मैंने बोला कि ये सर एक एक्सेप्शन है, इस बात का एक्सेप्शन है कि हाइपर कॉन्जुगेशन के हिसाब से ये स्टेबिलिटी होती है ना। लेकिन सर आपने बोला कि यहाँ पर आई इफेक्ट भी लग रहा है ना, एंड माइनस आई क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं, ठीक। तो आप जरा देखो, अगर अब ये डिस्टेंस डिपेंडेंट भी है, डिस्टेंस डिपेंडेंट है, देखो कार्बोकैटायन के सबसे करीब लगा माइनस आई, यानी कि कार्बोकैटायन तो पहले से तकलीफ है, पहले से इसको दर्द है, एंड और इसके इलेक्ट्रॉन्स को खींच खींच के इसके दर्द को बढ़ा रहा है, तो यहाँ पर स्टेबिलिटी खराब हो गई। अब देखो कार्बोकैटायन से यहाँ पर CCl3 थोड़ा सा दूर है ना, तो बेसिकली डिस्टेंस डिपेंडेंट। तो कार्बोकैटायन के सबसे पास लगा है, यहाँ पर कार्बोकैटायन को तकलीफ ज़्यादा है, यहाँ पर इसको दर्द ज़्यादा है ना, पहले से गरीब था, इसकी गरीबी और बढ़ गई। यहाँ देखो आप थोड़ा सा कार्बोकैटायन थोड़ा सा दूर है, थोड़ा सा डिस्टेंस पे है, तो बेसिकली यहाँ पर माइनस आई कम लगेगा एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट वाले पोजीशन से, क्योंकि माइनस आई क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, ठीक। इसका मतलब सर पहले वाले केस में क्या है कि तकलीफ ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पे स्टेबिलिटी खराब हो गई है ना। तो कार्बोकैटायन से जितना दूर माइनस आई होगा उतना ही ठीक है, तो डिस्टेंस डिपेंडेंट के अकॉर्डिंग बी वाला सर ग्रेटर हो जाएगा, बी ग्रेटर है ए से, ठीक है। यानी कि सर यहाँ पर आई इफेक्ट कंसिडर कर लिया गया है ना, मतलब कि यहाँ पर आई इफेक्ट कंसिडर कर लिया गया इस हाइपर कॉन्जुगेशन की जगह, ठीक। तो ये एक एक्सेप्शन हो गया है ना। तो देयर इज ऑलवेज एक्सेप्शंस इन केमिस्ट्री, है ना, जो मुझे याद रखना है। तो ये केस कभी आ जाए ना, माइनस आई वाला, है ना, बेसिकली यही पूछा जाएगा, ऐसा ही केस पूछेंगे हमसे, CX3 टाइप का पूछेंगे, तो हम बोल देंगे कि यहाँ पर आई इफेक्ट का हम देख लेंगे, माइनस आई देख लेंगे, जितना माइनस आई दूर सर उतनी तकलीफ कम कार्बोकैटायन को, और उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा। अब इस केस में हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन काम नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ तक बात साफ़ है। चलिए बात साफ़ है तो सर एक सेल्फी भी हो जाए क्या? हाँ, पता नहीं ये पोर्शन कैमरे में आता है कि नहीं, क्यों आता है, क्या आता है, ठीक है। एक उधर से, यानी कि लास्ट सेल्फी ही होनी चाहिए थी ना। हाँ जी, ठीक। तो इतना पार्ट ख़त्म हुआ, ठीक है। अब ये पार्ट पता नहीं आप, है ना, सेकेंड पार्ट में देख रहे हो कि थर्ड पार्ट में, जो भी आप देख रहे हो, ठीक। चलिए इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि हाइपर कॉन्जुगेशन एल्कीन में कैसे होती है। अभी तक हमने देखा हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बोकैटायन, ठीक। तो इसको आप जरा अच्छे से नोट करें, फिर हम बात करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्कीन, ठीक है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्कीन, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, ठीक। तो जो अपना सेकंड केस है ना, कार्बोकैटायन के बाद हमारे पास क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन है ना, हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्कीन, ठीक है जी।
ये चीज़। तो सर एल्कीन में किस तरीके से, अच्छा ये नई बात है, मतलब कार्बोकैटायन की तो स्टेबिलिटी आपने पहले पढ़ रखी थी आई इफेक्ट से, लेकिन अब की बार हम पढ़ेंगे एल्कीन। तो एल्कीन की स्टेबिलिटी चेक होती है हाइपर कॉन्जुगेशन से, जो कि एक नई बात है, बिल्कुल प्योर नई बात है। और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है अपने 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ पर हमें स्टेबिलिटी वगैरह चेक करनी रहती है, ठीक है। तो वो वाली बातें भी हो जाएंगी। तो सर कैसे होता है, तो वही पुरानी बातें मैं आपको याद दिलाऊँ, है ना, कैसे। तो बेसिकली अगर कोई इस तरीके का sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, ठीक है, जो कि किसी पड़ोसी है ना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का, तो ये एल्कीन हो गया। तो सर मुझे पता है ना कि जो CH बॉन्ड में इन्वॉल्व सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है वो ऐसे पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होते हैं, एंड फिर यहाँ पे जो ये अपना हाइड्रोजन है H+ के फॉर्म में टहलता है, ठीक है, फिर इस बॉन्ड को ब्रेक होना पड़ता है, ठीक। देन यहाँ पर C आ जाता है, सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस विथ लोन पेयर, ठीक। फिर अपना सेकेंड हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, अगर ये CH बॉन्ड है ना टूट जाए तो H+ के फॉर्म में टहलेगा, एंड कार्बन से H, ठीक है। फिर अपना डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस विथ लोन पेयर, ठीक है, जब बॉन्ड ब्रेक होगा, है ना। इसको ऊपर भी दिखा सकते थे, कोई तकलीफ नहीं है वहाँ पर, ठीक है। अपना नीचे वाला टूट जाएगा तो सर H यहाँ पर अब ये H+ के फॉर्म में टहल रहा है, ठीक है। फिर आपने बताया था कि इस तरीके से मेरे पास है ना नेगेटिव चार्ज विथ लोन पेयर पड़ा रहता है, ठीक। यानी कि वही केस है, सिंपल से वही बातें जो आपने बार बार रिपीट की अभी तक, है ना। तो पिछली क्लास जिसने नहीं देखी है, यानी पिछला जो टॉपिक नहीं पढ़ा है, उसको आप पढ़ लो, फिर आपको फील आएगा। तो वही चीज़ें हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली इस तरीके से मेरे पास हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, है ना, जैसा कि सिमिलर केस कार्बोकैटायन वाला, है ना। हाँ जी, तो बेसिकली ये एक एल्कीन था, तो ये एक अपना एल्कीन है, ठीक। एंड दीज आर आवर हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स, है ना। बेसिकली ये क्या हो गया सर, हाइपर कॉन्जुगेटिंग हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। तो मैं एक एक बातें लिख दे रहा हूँ। फिर यहाँ पर सर वही होगा कि जो नंबर ऑफ, जितना अल्फ़ा हाइड्रोजन होगा उतना ही मेरे पास हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स हुआ करती हैं, ठीक, जो कि कार्बोकैटायन का केस था। हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड। तो CH बॉन्ड यानी कि CH बॉन्ड को इंक्लूड करते हुए कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है। तो एल्कीन वाले केस में भी हम अल्फा हाइड्रोजन गिनना जानते हैं, जो हमने पिछली क्लास में कर रखा है ना, पिछली क्लास। तो सिंपल सा एल्कीन के केस में इस तरीके से हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, और ये मुझे हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हुए आना चाहिए, है ना। तो सिंपल सी बात सर यहाँ पर ये है, इसका मतलब कि ना, है ना, इसका मतलब ये होता है कि जो सर एल्कीन की स्टेबिलिटी ना हाइपर कॉन्जुगेशन से बढ़ती है, हाइपर कॉन्जुगेशन से एल्कीन की स्टेबिलिटी बढ़ती है, क्योंकि चार्ज का सेपरेशन होता है। तो वहाँ पर हम जानते हैं कि चार्ज के डिस्पर्सल से, है ना, वहाँ पर लेस एनर्जी के फॉर्म में रहता है कंपाउंड, तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो सिंपल सा मतलब सर ये है कि आज हमने एक नई बात सीखी, हमने आज ये सीखा कि एल्कीन की स्टेबिलिटी कैसे बढ़ती है। तो जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा, है ना, यानी कि जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उतनी ही एल्कीन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। यानी कि एल्कीन की स्टेबिलिटी हम हाइपर कॉन्जुगेशन से चेक करते हैं। तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन का एक अच्छा एप्लीकेशन है एल्कीन की स्टेबिलिटी को चेक करने में। ये टॉपिक हम यूज़ करेंगे ना जब हम पढ़ेंगे हेलो एल्केन्स वगैरह, है ना, 12th क्लास के लिए, है ना। हालांकि जिस वक्त ये लेक्चर आपको जाएगा उसी वक्त चैनल पे हेलो एल्केन पढ़ा है, तो वहाँ पर इसका यूज़ है, ठीक। कैसे यूज़ है मैं अभी आपको समझाऊँगा, है ना। यानी कि सर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, इफ़ number of alpha hydrogen increases then stability increases, है ना, then stability of क्यों alkene, stability of alkene increases, है ना। यानी कि alkene की stability इस बात पे डिपेंड करती है कि कितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है, और ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि फ्यूचर में हम यूज़ करेंगे, ठीक। तो इसके साथ एक फ़ोटो, हाँ जी। तो पहले आप इतना नोट कर ले, इधर से एक फ़ोटो।
ठीक है, तो इसको जरा आप नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्यों? चलिए, इतना नोट हो गया। हाँ जी, तो अब मैं इस पार्ट को स्किप करूँगा एडिटिंग में। मैं फिर आपसे कुछ बातें कर लो ना, तो कुछ बातें कर लेते हैं। तो बेसिकली जैसा कार्बोकैटायन का केस था वैसा ही एल्कीन का केस है, बस इसमें कुछ नई बात है ना। नई बात ये है कि हम एल्कीन में अब की बार स्टेबिलिटी चेक कर रहे हैं, है ना, एल्कीन में। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन इन फ्री रेडिकल। ठीक है, तो अपना ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। फिर जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के एप्लीकेशंस वगैरह हैं, बॉन्ड लेंथ वगैरह को कंपैरिजन करने के लिए थोड़ी सी बात हम वहाँ पर करेंगे। उसके बाद जो अपना आगे वाले टॉपिक्स को मैं एक बार टाटोमेरिज्म आपको पढ़ा दूंगा, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे, है ना। चलिए, तो मैं ज़रा एग्जांपल लूँ, है ना, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन चेक करने के लिए, है ना। हाँ जी, तो नाउ, है ना, वी सी स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स, है ना। तो बेसिकली, है ना, यूट्यूब में जो टाइटल आता है, टाइटल, वहाँ पर नेम पता नहीं कुछ भी लिखा हो मैंने, लेकिन आपके पास सारे टॉपिक्स कवर होंगे इन सारे लेक्चर्स में, तो आप लोग, है ना, काफ़ी डिटेल से पढ़ लें तो आपको स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स, तो इन सारे टॉपिक्स की ना आपको ज़िंदगी में यानी कि 11th-12th के दौरान यूज़ पड़ेगा, तो फिर आप उसको खोद खोद के चेक करोगे बार बार कि वहाँ पर क्या पढ़ाया गया था। चले, तो बेसिकली ये अपना टॉपिक। तो एल्कीन के केस में अगर मैं देखूँ तो एग्जांपल करवाता हूँ आपको। तो एक एल्कीन है जिसका नाम है ना, एथीन या एथिलीन, ऐसे ए, नेक्स्ट CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, है ना, B, देन आवर CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 C, ठीक है, AB हो गया, C ऊपर लिख दो क्या? हाँ, ये जगह खाली रहती है ना, तो यहाँ लिखता हूँ, देखो आप। हाँ जी, A B C होगा ना, D, नेक्स्ट आवर CH3 H, A B C D E F, क्यों इस तरीके से मेरे पास, हाँ जी, EF। इसमें मुझे स्टेबिलिटी बतानी है, तो मैं ज़रा आपको बताता हूँ। ठीक सर, कैसे चेक करते हैं? तो बेसिकली अपने पास एक नया टॉपिक जहाँ पर हम एल्कीन की स्टेबिलिटी चेक कर रहे हैं, तो मुझे अल्फ़ा हाइड्रोजन देखने हैं। तो डबल बॉन्ड से जो नेक्स्ट कार्बन होता है वो अल्फ़ा कार्बन होता है, एंड अल्फ़ा कार्बन पर जो हाइड्रोजन होता है उसे मैं क्या बोलता हूँ सर? अल्फ़ा हाइड्रोजन। ठीक, देयर इज अ 0 अल्फ़ा हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कोई कार्बन है नहीं। तो समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन अल्फ़ा कार्बन, तो सर यहाँ पे 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन। ठीक सर, डबल बॉन्ड तो ये रहा अपना, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन 3 3 6, यानी कि सर 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन। ठीक है सर, डबल बॉन्ड तो ये रहा, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन ये, तो 3 3 6 वो भी हो गया क्या? हाँ जी, 3 3 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन, तो ये तो सेम हो गया। उसको जरा मैं चेंज कर लूँ, तो उसको आप हटा दो, उसको आप हटा दो, तो सेम तो आइडेंटिकल हो जाएगा ना। तो उसमें क्या चेक कर पाएंगे हम? तो A B C D E, हाँ जी। चलिए अब आते हैं हम, तो अब देखो, तो डबल बॉन्ड तो सर ये है, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन 3 3 6 3 9, सर 9 अल्फ़ा हाइड्रोजन, है ना सर। तो डबल बॉन्ड तो ये है, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन ये भी 3 3 6 3 9 3 12,
तो 12 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक, तो सर जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होता है ना उतना ही ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होता है ना। तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जितने होंगे उतना ही CH बॉन्ड को इन्वॉल्व करता हुआ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स ज़्यादा बनेंगे, यानी कि सर एल्कीन की स्टेबिलिटी उतनी बढ़ जाएगी। ठीक, तो सिंपल सा मुझे पता है कि जब भी एल्कीन की स्टेबिलिटी चेक करने को आए, 2 एल्कीन बन रहा है, दरअसल इसका यूज़ है ना, जब हम 12th क्लास में पढ़ते हैं तो बेसिकली 12th क्लास में क्या, जब हम हाइड्रोकार्बन्स पढ़े ना, एल्केन एल्कीन एल्काइन, तो वहाँ पे एल्कीन बनेगा। तो बेसिकली मान लीजिए 2 डिफरेंट एल्कीन है, तो कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा, तो जो स्टेबल एल्कीन होगी वो मेजर होगा। एंड स्टेबल एल्कीन कहाँ से चेक करते हैं हम, हाइपर कॉन्जुगेशन से, जो आज हम पढ़ रहे हैं आज की दुनिया में। तो जब मैं हाइड्रोकार्बन्स पढ़ा रहा हूँ ना, एल्केन एल्कीन एल्काइन एल्कीन वाला पार्ट, तो मैं आपको याद दिलाऊंगा कि हमने उस ज़माने में कभी हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ा था एंड वहाँ पर हमने एल्कीन की स्टेबिलिटी को इस तरीके से सीखा था, है ना। बात समझ में आ रही है। तो सर जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन एल्कीन उतना ही ज़्यादा स्टेबल। ठीक, यहाँ से मैं आपको एक और ख़ास बात सिखाऊँगा, अभी आपको फील आएगी। तो सर स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी बेसिकली, है ना। स्टेबिलिटी तो सर E वाले की, D वाले की 12, 9, 6, है ना, 3, है ना, फिर 0, यानी कि इन सभी में है ना 12, यानी कि अपोजिट चल रहा है स्टेबिलिटी का ऑर्डर। एंड हम इस तरीके से स्टेबिलिटी चेक करते हैं किसमें, एल्कीन्स में मुझे ऐसे स्टेबिलिटी चेक करनी चाहिए, है ना। यानी कि हम एल्कीन्स में स्टेबिलिटी ऐसे अल्फा हाइड्रोजन को चेक करके होता है, यानी कि सर यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन इन्वॉल्व है एल्कीन की स्टेबिलिटी को लेकर। ठीक, यहाँ पर एक वर्ड और चलता है, जरा मैं आपको समझाऊँ, है ना। बेसिकली डायलॉग चलता है, एक डायलॉग क्या चलता है ना, डायलॉग ये चलता है, यहाँ लिखता हूँ मैं नोट करके, डायलॉग ये चलता है ना, मोर क्राउडेड एल्कीन इज मोर स्टेबल, है ना। बेसिकली more crowded alkene is more stable। ठीक, क्या कहते हैं बेसिकली डायलॉग ये है कि एक ऐसा मतलब एल्कीन जो है, जितना एल्कीन क्राउडेड होगा उतना ही स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो आप देखो हम बोल सकते हैं एल्कीन से यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर एल्कीन से 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, यानी कि C वाले केस में क्राउडीनेस ज़्यादा है यहाँ के कंपैरिजन में। ठीक, तो आगे चल के इसी का एक नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया है उसको हम सीखते हैं अभी। ठीक है, तो जब हम हाइड्रोकार्बन्स पढ़ेंगे ना तो वहाँ पर एक रूल है ना, कौन सा रूल है, उस रूल को हम क्या बोलते हैं, आप देखो रूल का नाम है सेटजेफ्स रूल। सेटजेफ्स रूल, तो हम बोलते हैं कि सर सेटजेफ्स रूल से एल्कीन की स्टेबिलिटी को चेक किया जाता है, यानी कि सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग एल्कीन स्टेबल है कि नहीं हम चेक करते हैं। तो सेटजेफ रूल क्या कहता है कि मोर क्राउडेड एल्कीन ही स्टेबल होता है ना। यानी कि सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग हम बोलेंगे कि B वाले केस में 1 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, C के केस में 2 मिथाइल ग्रुप है, तो यहाँ पर क्राउडीनेस ज़्यादा है। तो जब क्राउडीनेस ज़्यादा होती है तो एल्कीन ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक, ये सेटजेफ रूल है। इसके पीछे की कहानी क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, हमें पता है कि यहाँ पर 6 अल्फा हाइड्रोजन है, यानी कि यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स ज़्यादा बनेगी, एंड यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक, तो अंदर का रीजन क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन है बेसिकली। ठीक, तो इसी हाइपर कॉन्जुगेशन को वो नया नाम दे देते हैं कि मोर क्राउडेड एल्कीन इज मोर स्टेबल। अब देखो यहाँ पर है ना इनके हिसाब से यहाँ पर सर 2 एल्किल ग्रुप बोलते हैं कि यहाँ पर 2 एल्किल ग्रुप लगा, जबकि यहाँ पर 1 2 3 4 C और E में देयर इज़ अ 4 अल्काइल ग्रुप एंड देयर इज़ अ 2 अल्काइल ग्रुप। तो हम बोलते हैं कि यहाँ पर क्राउडीनेस ज़्यादा है, यानी कि भीड़ भाड़ ज़्यादा है, इस डबल बॉन्ड से ज़्यादा बल्कि वाले ग्रुप लगे हुए है ना। यहाँ पर क्राउडीनेस ज़्यादा है, जिसका एक और नाम होता है स्टेरिक हिंड्रेंस करके, है ना। तो सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग यही चीज़ है कि मोर क्राउडेड एल्कीन इज मोर स्टेबल, यानी कि जिस एल्कीन से ज़्यादा अल्काइल ग्रुप लगे होंगे वो एल्कीन ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, ये क्या है सर, सेटजेफ रूल है। पीछे की कहानी हम जानते हैं सर कि अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है, यानी कि हाइपर कॉन्जुगेशन से है। ठीक, तो सिंपल। तो सेटजेफ रूल करके हम पढ़ेंगे, है ना। सेटजेफ रूल लिखने को भी आता है, दरअसल ये 12th बोर्ड का टॉपिक है। ठीक, जहाँ पे हम सेटजेफ रूल की बात करते हैं। तो मैंने अभी आपके मन में है ना ये बात डाल दी कि सेटजेफ रूल जैसी कोई बात होती है ना, जो कि एल्कीन की स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए होता है। ठीक है, एंड 11th में जब हम हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे अभी, तो वहाँ पर भी ये देख लेंगे। सही है, चलिए तो फिलहाल इसको ज़रा आप लोग नोट करें, फिर हम एक एग्जाम्पल मैं आपको और करवाता हूँ। इसका मतलब कि सर सिंपल सी अगर हम बात करें, है ना, सिंपल सा अगर हम बात करें, ठीक है, जैसे कि आप ये देखो A
कुछ एग्जाम्पल ज़रा आपके लिए। बी, ठीक है। जी सिंपल सा अगर हम बात करें, चलो आप इसमें बता दो ना, नीचे लिखने में थोड़ा सा तकलीफ होती है, आपको पता है। बताओ, इस तरीके से एल्कीन लिखे हुए थे, कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। तो आपको दिख रहा है कि डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन ये है, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन ये, तो यहाँ पर कितना है सर, 4 अल्फा हाइड्रोजन है ना। अल्फा हाइड्रोजन से एल्कीन की स्टेबिलिटी चेक की जाती है, 2 2 4, तो सर 4 अल्फा हाइड्रोजन हीयर। डबल बॉन्ड से सर नेक्स्ट कार्बन ये भी है, 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 2 2 4 है ना, 3 3 6 4 10, सर यहाँ पे 10 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। डबल बॉन्ड से सर नेक्स्ट कार्बन ये है, नेक्स्ट कार्बन ये है ना, नेक्स्ट कार्बन ये है, हाँ जी। तो सर देखिए 2 2 4 3 7, ठीक है। तो देयर इज 7 अल्फा हाइड्रोजन, 3 2 5 2 7, ठीक। तो ये कैप कहीं गई है, हाँ जी, ये चीज़ यानी कि सर यहाँ पर 10 अल्फा हाइड्रोजन, तो अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा, यानी कि जो स्टेबिलिटी के ऑर्डर है, स्टेबिलिटी, ठीक है, इसकी स्टेबिलिटी, हाँ क्या हो जाएगा सर, 10 अल्फा हाइड्रोजन यानी कि बी, पहले बी वाला, ठीक है, 10 के बाद 7 यानी कि सी वाला, 7 के बाद सर 4 यानी कि ए वाला, तो दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो एल्कीन के केस में बहुत ही आसान है, हमें बस नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन को काउंट करना रहता है, तो ऐसे हम काउंट करके एल्कीन की स्टेबिलिटी बता देते हैं, ठीक है ना। इसके साथ एक फ़ोटो, ठीक, एक इधर से, ठीक। तो ये बात समझ में आ गई। चलिए, तो बेसिकली एल्कीन में एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है, उसको हम लोग कर लेते हैं, तो फिर आज का टॉपिक ख़त्म होता है। फिर हम नेक्स्ट क्लास से जब भी पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन इन फ्री रेडिकल, एंड एक टॉल्वीन में हाइपर कॉन्जुगेशन होती है जो कि 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन का पार्ट है, तो हम यहीं पर पढ़ लेंगे, ठीक। तो पहले आप इसको अच्छे से नोट करें और फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो एल्कीन में एक ब्यूटीन्स वाली काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना कैटेगरी होती है, तो हम ब्यूटीन्स में ज़रा स्टेबिलिटी को ज़रा देख लें, ठीक, क्या है, क्या चक्कर है, ठीक है। तो हम देखते हैं ज़रा स्टेबिलिटी ऑफ ब्यूटीन्स। ठीक है, दरअसल ऐसे लोग पढ़ाते नहीं हैं, मैंने ऐसे है ना अपनी तरफ से हेडिंग बना के आपको समझा रहा हूँ, स्टेबिलिटी ऑफ ब्यूटीन्स। तो बेसिकली ब्यूटीन्स में ज़रा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या है सर, और हम बात करें मॉलिकुलर फार्मूला की, तो सर है C4H8, दिस इज अवर C4H8 मॉलिकुलर फार्मूला, ठीक। जो इसमें पहला है ना ब्यूटीन, यानी कि 1 2 3 4, ठीक। तो सर इसका क्या नाम है, ब्यूट 1 या फिर 1 ब्यूटीन बोल देंगे हम, ठीक है। तो 1 2 3 4। दूसरा एग्जाम्पल, ठीक, ब्यूट 2 का होता है ना, ब्यूट 2 को हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, जैसे ये देखो आप, दिस इज अवर ब्यूट 2 या फिर 2 ब्यूटीन या फिर 2 ब्यूटीन, सिंपल सा, ठीक है। पता है आपको, ये जगह खराब रहती है ना, इसको मैं यूज़ कर लेता हूँ। एक है अपना आइसोब्यूटीन, मार्कर ही धोखा कैसे दे रहा है, ओ भाई साहब, इनकी ही ख़त्म हो गई है, ठीक है। देखता हूँ काम चल जाए।
ठीक। तो सर मेरे पास 3 एग्जाम्पल है ना, ब्यूटीन है, ब्यूटोइन है, दिस इज अवर आइसोब्यूटीन। ठीक है, 2 मेथिल प्रोपीन है ना, आईपीएसी है, तो आइसोब्यूटीन। तो मुझसे ऐसे पूछता है कि ब्यूटीन है ना, नॉर्मल इसका दूसरा नाम ब्यूटीन है ना, नेमिंग पे बात हो चुकी है, काम की बात सिखाता हूँ। ब्यूटीन है, 1 ब्यूटीन या फिर नॉर्मल ब्यूटीन, ब्यूटीन है ना, ब्यूटोइन या फिर 2 ब्यूटीन है ना, एंड आइसोब्यूटीन, किसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी? तो अगर मैं अल्फा हाइड्रोजन से जाऊँ, क्योंकि सर आपने बोला कि अल्फा हाइड्रोजन से चेक करते हैं, तो डबल बॉन्ड तो सर ये है, नेक्स्ट कार्बन ये है सर, यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, डबल बॉन्ड तो सर जी ये है, दिस इज अवर डबल बॉन्ड। समझाने के लिए मैं आपको बोला कर रहा हूँ 3 3 6 सर, 6 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर। ठीक है सर, डबल बॉन्ड तो ये अपनी ज़िंदगी में है ना, 3 3 6, तो 6 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, 6 अल्फा हाइड्रोजन। तकलीफ यहीं पर बढ़ गई है ना, यहाँ भी 6, यहाँ भी है 6, तो उसमें कंपेयर कैसे करेंगे हम? ठीक है, ये चीज़ तो मैं आपको पहले स्टेबिलिटी बता देता हूँ, फिर इसको समझाता हूँ कि ये कैसे हुआ। ठीक है, तो अपना जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी पहले मैं आपको स्टेबिलिटी बता दे रहा हूँ है ना, यानी कि आंसर ये है कि सर आइसोब्यूटीन ज़्यादा स्टेबल है देन अवर ब्यूटोइन, देन ब्यूटीन, देन ब्यूटीन है ना। अब इंक डालनी पड़ेगी, थोड़ा सा मैं ब्रेक लेना चाहता हूँ इंक डालने के लिए है ना। तो ये हो गया आंसर, ये इसको समझाता हूँ अभी मैं कि आइसोब्यूटीन ज़्यादा स्टेबल होता है ना, फिर ब्यूटोइन होता है, फिर ब्यूटीन होता है। ठीक, ब्यूटोइन में भी है ना, बेसिकली इसमें क्या है, इसमें 2 बातें हैं है ना, जरा देखो आप, CH3C डबल बॉन्ड, ठीक है, H CH3H, ठीक है, दूसरा CH3H, बेसिकली ब्यूटोइन में क्या है कि GI शो कर रहा है, बेसिकली इट्स शोज GI, मतलब यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है जो हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, यानी कि ब्यूटोइन 2 फॉर्म में रहता है, एक तो सर सिस वाला फॉर्म, सिस है, एक तो ट्रांस है, सिस है ट्रांस है। तो सिस ट्रांस में कौन ज़्यादा स्टेबल है? तो बेसिकली यहाँ पर आंसर मैं आपको बता रहा हूँ कि ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस, है ना। 2 बातें, ब्यूटोइन सिस ट्रांस के फॉर्म में रहता है, सिस और ट्रांस में ट्रांस ज़्यादा स्टेबल है सिस से, है ना। इन 2 के केस में किसी भी टाइप के हाइपर कॉन्जुगेशन की बात नहीं है। हाइपर कॉन्जुगेशन इन तीनों को कंपेयर करने के लिए यूज हो रहा है। इन दोनों में सिस ट्रांस में ट्रांस ज़्यादा स्टेबल हो गया, इसका रीज़न क्या है? इसका रीजन सर है स्टेरिक फैक्टर, है ना। रीजन लिखता हूँ मैं इसका, जो कुछ समय बाद जाके पढ़ेंगे हम लोग। रीजन सर क्या है ना, एक अच्छा वर्ड, ड्यू टू स्टेरिक फैक्टर, ड्यू टू स्टेरिक फैक्टर। अब ये क्या होता है, नई बात है ना। बेसिकली एल्कीन के केस में क्या होता है ना कि हम चेक करते हैं कि कितनी भीड़ भाड़ है, कितना क्राउडीनेस है। तो अगर डबल बॉन्ड से CH3 ग्रुप्स पास लगे हैं, भीड़ ज़्यादा है, तो हम बोलते हैं कि वहाँ पर क्राउडीनेस ज़्यादा है। क्राउडीनेस ज़्यादा होने का मतलब वहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, ठीक है। स्टेरिक वर्ड का मीन है क्राउडीनेस से, ठीक, ये चीज़। तो अब देखो डबल बॉन्ड में ना सिस वाले केस में दोनों CH3 पास रहते हैं, मतलब यहाँ पे क्राउडीनेस ज़्यादा है ना। यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, इसी क्राउडीनेस को एक नया वर्ड है स्टेरिक हिंड्रेंस, है ना। यानी कि सिस के केस में हाई स्टेरिक हिंड्रेंस, है ना, मोर क्राउडीनेस, बेसिकली हियर मोर क्राउडीनेस, है ना, मोर स्टेरिक हिंड्रेंस बोल सकते हैं हम लोग, मोर स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। किस केस में? सिस के केस में। लेकिन ट्रांस के केस में सर क्या है, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। तो बात समझ में आ गई, क्योंकि ट्रांस में ना CH3 और CH3 एक दूसरे से दूर है, यानी कि जो बल्की ग्रुप्स हैं, बल्की ग्रुप्स दूर हैं, तो यहाँ पर ट्रांस वाले को तकलीफ कम है, इसको
है ना, तकलीफ कम है सिस के कंपेरिजन में। किस बात का तकलीफ? कि इसके पास भीड़ भाड़ है ना, क्राउडीनेस का तकलीफ है ना। तो ट्रांस वाले को तकलीफ कम है क्योंकि CH3 दूर दूर है, क्राउडीनेस कम है। इसको केमिस्ट्री की भाषा में क्या बोल रहे हैं हम? यहाँ पे लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है, जबकि सिस वाले केस में भीड़ भाड़ ज़्यादा है, क्राउडीनेस ज़्यादा है ना। डबल बॉन्ड से CH3 पास लग गए तो इसको तकलीफ ज़्यादा है, सिस को तकलीफ ज़्यादा है। तो हम केमिस्ट्री की भाषा में क्या बोलते हैं? मोर स्टेरिक हिंड्रेंस है ना। हियर मोर स्टेरिक हिंड्रेंस एंड यहाँ पर लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, तो सिस और ट्रांस के केस में ट्रांस वाले में लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होने की वजह से ट्रांस ज़्यादा स्टेबल है सिस के कंपेरिजन में। ठीक है, तो मैं फिर से अपनी बात साफ करूं कि सिस और ट्रांस वाले एल्कीन में किसी भी बात का हाइपर कॉन्जुगेशन वाली बात नहीं है यहाँ पर, है ना। सिस और ट्रांस में जो स्टेबिलिटी है वो स्टेरिक हिंड्रेंस है, यानी कि स्टेरिक फैक्टर से, है ना, हम लोग जज कर रहे हैं। तो ट्रांस ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि यहाँ पर लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है। ठीक, अब देखिए दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है क्योंकि मेरे पास ये एक GI वाला कंपाउंड है। ठीक है, ये चीज़ है ना जो हमने पढ़ा था। अब ब्यूटीन, ब्यूटोइन, आइसोब्यूटीन, इन तीनों में कंपेयर करने में आइसोब्यूटीन ज़्यादा स्टेबल, फिर ब्यूटीन, ब्यूटोइन, फिर ब्यूटीन। ठीक है, इन तीनों में बेसिकली हाइपर कॉन्जुगेशन का कॉन्सेप्ट है जिसको अब हम जा रहे हैं समझने। समझ में आ गई बात? चलिए देखिए, एक बात तो क्लियर है ना कि सबसे लास्ट में ब्यूटीन आएगा। ठीक है ना, ये तो सबसे लास्ट में आएगा, 2 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक, टक्कर इन्हीं दोनों में, तो इन दोनों में हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन देख लेंगे तब हमको क्लियर हो जाएगा सर आइसोब्यूटीन में आइसोब्यूटीन ज़्यादा स्टेबल है ब्यूटोइन से। ठीक है, बात क्लियर है पूरी यहाँ पर। चलिए तो एक एक बात जरा आप लोग लिख लेना। ठीक है, तो और ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ बात करने की जरूरत नहीं है। ये बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ये बात किसके लिए है? ये बात इसके लिए है। ठीक है, इस चीज़ के लिए ये बात मैंने लिखी है। ठीक है, तो हम जरा इस कॉपी को सुंदर बनाएं, इसके साथ एक फ़ोटो है ना। अभी मैं आ रहा हूँ है ना, अभी मैंने ये बात नहीं बताई। अभी हम सीख रहे हैं कि आइसोब्यूटीन ज़्यादा स्टेबल है ब्यूटोइन से। जब हम इनमें और इनमें हाइपर कॉन्जुगेशन देख लेंगे तब ये बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलिए इसके साथ एक फ़ोटो। ठीक है, ठीक है, चलिए फ़ोटो हो गई। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम कि इसका क्या रीज़न है। ठीक है, पहले आप इतना नोट कर ले। हाँ जी, तो सर अभी हमने ये समझा कि बेसिकली है ना CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 है ना, ब्यूटोइन है ना, दूसरा आइसोब्यूटीन आइसोब्यूटीन ठीक है, इन दोनों में आइसोब्यूटीन ज़्यादा स्टेबल था। ठीक, उसका रीज़न देखते हैं हम। ठीक, तो हम देख लेते हैं पहले हाइपर कॉन्जुगेशन इन है ना ब्यूटोइन। तो बेसिकली हाइपर कॉन्जुगेशन इन मार्कर ख़त्म हो गया है ना, ब्यूटोइन। ठीक है, मैं समझाता हूँ आपको। हाइपर कॉन्जुगेशन इन ब्यूटोइन। ज़रा आप देखो बेसिकली चक्कर क्या है, देखो आप तो यहाँ से तब देखें आप तो 3 CH3 क्यों सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक, अगर आप इसमें देख पा रहे हो कि बेसिकली जब ये मेरे पास ऐसे हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, पता है आपको। ठीक, देन तब यहाँ पर ऐसे H प्लस के फॉर्म में रहेगा। देन अवर डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH पे नेगेटिव चार्ज देन अवर CH3। ठीक है, तो ऐसा ही डॉट 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 करके हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं। तो 3 3 6 बेसिकली 6 अल्फा हाइड्रोजन है। तो बेसिकली यहाँ पर 6 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे है ना, इन्वॉल्विंग है ना 2 डिग्री कार्बन आयन। देखो ये कार्बन आयन बन रहा है इसमें, जिसकी डिग्री कितनी है सर
2 डिग्री कार्बन आयन। ठीक सर, क्या कहने का मतलब है, ब्यूट टू इन में बेसिकली जब हाइपर कॉन्जुगेशन हो रही है तो 6 अल्फा हाइड्रोजन है, यानी कि सर 6 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, है ना। एंड इन ऑल स्ट्रक्चर्स, है ना, इन ऑल हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर देयर इज अ 2 डिग्री कार्बन आयन फॉर्म। सभी हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर में 2 डिग्री का कार्बन आयन बनता है। ठीक, अब देखिए ज़रा आप, अब अगर हम लोग बात करें कि सर हाइपर कॉन्जुगेशन इन, अभी आपको बात क्लियर हो जाएगी, है ना। तो बेसिकली ना ये मार्कर चल नहीं रहा है, मैं चाहता हूँ कि हेडिंग मैंने, है ना, ब्लू से डाली तो ब्लू से डाल दूँ। तो बेसिकली हाइपर कॉन्जुगेशन इन आइसोब्यूटीन, आइसोब्यूटीन। ठीक है, बस बात क्लियर होने वाली है अभी। एच का सर मतलब क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन इन आइसोब्यूटीन। ठीक, अब जरा आप चेक कर लो आइसोब्यूटीन में। सर कैसे चेक करेंगे, देखो मैं एक CH3 को ऐसे लिख के बता दे रहा हूँ, हालांकि यहाँ पे CH3 है, ठीक है, डबल बॉन्ड CH3, यानी कि मैं एक हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, देखो डबल बॉन्ड है, बेसिकली यहाँ पर भी 6 अल्फा हाइड्रोजन, तभी मामला फंस रहा था, क्यों, दिख रहा है। अब देखो ये सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा तो पाई बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा, तो बेसिकली अब ये H+ के फॉर्म में टहलेगा, कार्बन से H, कार्बन से H, डबल बॉन्ड C, ठीक है, C से नीचे CH3, क्यों, सिंगल बॉन्ड CH2 पे माइनस, तो बेसिकली हाँ जी, थोड़ा सा पॉज, ठीक, समझ में आ गया। तो सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ, प्लस के फॉर्म में रह गया, ठीक, फिर ऐसे CH3 CH2 पे सर माइनस, ठीक है, बॉन्ड ब्रेक हुआ है, तो सर CH2 पे माइनस विद लोन पेयर रहता है, ये पता है आपको, ठीक है। ये चीज़ सर क्या हुआ यहाँ पर, ऐसे डॉट 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 करके स्ट्रक्चर्स बनती जाएंगी, है ना। देयर इज 6 हाइपर कॉन्जुगेटिंग, है ना, स्ट्रक्चर्स, देयर इज 6 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, है ना, इन्वॉल्विंग, है ना। देखिए आप, ये दिस इज 1 डिग्री कार्बन आयन, डॉट डॉट मतलब क्या है कि अभी और बनेगी ना, 6 बनेगी, है ना, तो मैं दिख रहा हूँ, ये कार्बन आयन एक कार्बन से लगा, बेसिकली 1 डिग्री कार्बन आयन फॉर्म, तो बेसिकली 1 डिग्री कार्बन आयन, है ना, इन ऑल हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, है ना, यानी कि सर इसमें जितने भी हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगी उन सभी हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर में, है ना, आइसोब्यूटीन के केस में, है ना, 1 डिग्री वाला कार्बन आयन बनता है। दिस इज बेसिकली 1 डिग्री कार्बन आयन, है ना। अब बात समझ में आनी चाहिए आपको, समझ में, समझे, ठीक। सर क्या हुआ, ब्यूट टू इन में 6 अल्फा हाइड्रोजन दोनों में था, है ना, एंड इस केस में जब हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर मैंने बनाया तो हम देखते हैं कि सर यहाँ पर 2 डिग्री वाला कार्बन आयन बनता है, जबकि आइसोब्यूटीन में सर मुझे 1 डिग्री वाला कार्बन आयन बनता है, 1 डिग्री वाला कार्बन आयन, है ना। एंड मुझे स्टेबिलिटी पता है कार्बन आयन की, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन इन केस ऑफ डिग्री, तो 1 डिग्री ज़्यादा स्टेबल, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ठीक है। तो ये वाली बात क्लियर हो गई। इसका मतलब कि सर 1 डिग्री वाला कार्बन आयन ज़्यादा स्टेबल है, एंड आइसोब्यूटीन के केस में 1 डिग्री वाले कार्बन आयन के 6 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, जबकि हमारे पास ब्यूटीन के केस में, ब्यूट टू इन के केस में बेसिकली मेरे पास 2 डिग्री कार्बन आयन वाले 6 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। तो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स का तो सर इफेक्ट सेम है ना, कोई भी डोमिनेशन नहीं है, 6 यहाँ पर 6 यहाँ पर, बट डिग्री ऑफ कार्बन आयन इसमें डोमिनेट कर जाएगा, उसी बात का डिफरेंस है। तो सर आइसोब्यूटीन में 1 डिग्री का कार्बोकेटाइन, 1 डिग्री का कार्बन आयन, है ना, एंड अपने पास ब्यूट टू इन में 2 डिग्री का कार्बन आयन, तो 1 डिग्री कार्बन आयन ज़्यादा स्टेबल होता है, दैट्स वाई आइसोब्यूटीन इज स्टेबल देन, है ना, ब्यूट टू इन, ठीक। तो बात क्लियर है सर, तो इतनी बात खत्म। यहाँ पर सर 1 डिग्री का कार्बन आयन बनता है, इस केस में आइसोब्यूटीन ज़्यादा स्टेबल है हमारे पास ब्यूट टू इन के केस में, ठीक। तो ये बात अगर आपसे पूछी जाए तो आप इस तरीके से बना के बता सकते हो, ठीक, कहानी खत्म, ठीक है, ये चीज़। एंड सिस ट्रांस के केस में, है ना, सिस ट्रांस के केस में ट्रांस ज़्यादा स्टेबल है, वो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, स्टेरिक फैक्टर,
ठीक। स्टेरिक फैक्टर को हम आगे चल के और डिटेल से पढ़ेंगे जब हम SIR इफेक्ट वगैरह पढ़ेंगे तब, ठीक। तो बात समझ में आ गई। चलिए तो जरा मैं इसके साथ एक सेल्फी लूँ। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर है। ये काफ़ी बात इंपॉर्टेंट है, ये बात इंपॉर्टेंट है, मेरा इंपॉर्टेंट ऐसे लिखा जाता है ना, ये बात इंपॉर्टेंट है जो कि आपको यूज़ होगा। सर इतने दिन में यही इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, मैंने लिख दिया वैसे, क्योंकि 11th स्कूल है ना, बोर्ड स्कूल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बात इंपॉर्टेंट है। शायद NCERT का क्वेश्चन है क्या ये, शायद हो सकता है ना, ये बात इंपॉर्टेंट सही है। तो हम लोगों ने मजाक में काफ़ी इंपॉर्टेंट बात सीख ली, ठीक। चलिए एक सेल्फी, ठीक है जी। तो ये आपको याद रहेगा 1 डिग्री कार्बन आयन खत्म। तो यहाँ तक बातें ख़त्म होती है अपनी। यहाँ तक हमने ख़त्म किया कि बेसिकली हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्कीन में, ठीक। अब नेक्स्ट क्लास में एक टॉपिक और बचता है, हाइपर कॉन्जुगेशन इन फ्री रेडिकल। वो कुछ डिफरेंट नहीं है, उसको हम लोग सीख लेंगे। फिर टॉलवीन का एक अच्छा एग्जाम्पल, ठीक है जी। फिर हम लोग थोड़ा सा एप्लीकेशन की बात करेंगे, फिर अपना ये ख़त्म, ठीक है। सो ये पार्ट है ना, आपको पार्ट 2 में दिख रहा होगा। मार्कर गिर गया, ठीक। तो ये आपको पार्ट 2 में दिख रहा होगा, दूसरा मार्कर है ना। इसका मतलब आप जानते हो ना कि लगातार 2 लेक्चर्स रिकॉर्ड हुए हैं। एक पार्ट आपने देखा जो कि प्रीवियस था, ये आप अभी देख रहे हो। एंड थकते थकते देखो हाथ से मार्कर छूट रहा है। सो लास्ट वाला डायलॉग हम बोल देते हैं कि अभी तक देखते रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।